हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 9th विज्ञान चैप्टर नंबर हमारा 10 चल रहा था, जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। आज इसका हम पार्ट 8 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रणोद तथा दाब के बारे में, थ्रस्ट एंड प्रेशर, कि प्रणोद क्या होता है, दाब क्या होता है, इसको हम किस प्रकार से जो है वो परिभाषित कर सकते हैं, तो वो सब हम इसके अंतर्गत देखते हैं। अब बात आती है प्रणोद। प्रणोद जो है वो एक प्रकार का बल होता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि किसी सतह के लंबवत लगने वाला जो बल होता है उसी को हम प्रणोद कहते हैं। तो क्या बोल सकते हैं, किसी जो सतह के लंबवत लगने वाले बल को किस नाम से जाना जाता है, प्रणोद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको हम परिभाषा के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो ध्यान रखना, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। जो सतह के लंबवत बल लगता है, उस लंबवत बल को किस नाम से जाना जाता है, प्रणोद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह एक विशेष दिशा में लगने वाला नेट बल, या हम इसको कैसे बोल सकते हैं, या एक विशेष दिशा में लगने वाला नेट बल क्या कहलाता है, प्रणोद कहलाता है। तो हम बोल सकते हैं एक विशेष दिशा में लगने वाला नेट बल जो होता है, उस बल को किस नाम से जाना जाता है, प्रणोद के नाम से जाना जाता है। तो ये एक जो बात है वो आपको इसमें मुख्य रूप से ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब बात आती है प्रणोद का ऐसा ही मात्रक। तो देखो, प्रणोद जो होता है वो एक प्रकार का बल है, अतः प्रणोद का मात्रक भी वही होगा जो बल का होता है। तो देखो, प्रणोद यहाँ पे है क्या, एक बल है। तो जो बल का ऐसा ही मात्रक, तो बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो बल का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा। इसका मतलब प्रणोद का ऐसा ही मात्रक भी क्या होता है, न्यूटन होता है। ध्यान रखना, बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन है, तो प्रणोद का भी ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो ये परिभाषा और इसके मात्रक के बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला टॉपिक होगा वो होगा दाब, जिसको हम प्रेशर कहते हैं। तो दाब क्या होता है, एकांक क्षेत्र पर लगने वाला प्रणोद क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाला प्रणोद दाब कहलाता है। तो ध्यान रखना, प्रति एकांक क्षेत्र के पर लगने वाला जो बल है, या हम बोल सकते हैं प्रणोद है, उसको क्या बोलते हैं, दाब कहते हैं। तो क्षेत्रफल एकांक होना चाहिए, प्रति एकांक क्षेत्रफल होना चाहिए, और उस पर जो प्रणोद लगता है वही क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दाब बराबर प्रणोद बटा क्षेत्रफल। तो दाब किसके बराबर होता है, प्रणोद बटा क्षेत्रफल के बराबर होता है। अब बात करते हैं दाब का ऐसा ही मात्रक। ठीक है, और दाब का ऐसा ही मात्रक ज्ञात करने के लिए हमें पता है दाब बराबर, अभी हमने प्रणोद का मात्रक ज्ञात किया, तो प्रणोद का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो दाब का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति
मीटर स्क्वायर। तो दाब का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन मीटर इनवर्स 2। ये किसका मात्रक हो गया? दाब का ऐसा ही मात्रक प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसमें आपको ध्यान में रखना है, एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक ब्लेस पास्कल। वैज्ञानिक का नाम क्या था? वैज्ञानिक ब्लेस पास्कल। उनके सम्मान में, यानी इनको इज्जत देने के लिए, जो दाब का जो मात्रक होता है वो क्या माना जाता है? पास्कल माना जाता है। वैसे तो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन ब्लेस पास्कल को सम्मान देने के लिए दाब का मात्रक क्या माना गया? पास्कल, जिसे PA से लिखा जाता है। ध्यान रखना, पास्कल होता है, ब्लेस पास्कल के सम्मान में दाब का मात्रक क्या रखा गया? पास्कल, और जिसे किस से? PA से लिखा जाता है। तो ये आपको इसमें ध्यान में रखना है। अब उसके बाद में हम देखेंगे प्रणोद तथा दाब की परिभाषा। तो प्रणोद और दाब की व्याख्या हम किस प्रकार से कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो प्रणोद और दाब की व्याख्या किस प्रकार से की जा सकती है, तो देखना इसमें प्रणोद तथा दाब की व्याख्या। ठीक है, अब इसमें देखना आप कि जब कोई व्यक्ति बालू के ढेर पर खड़ा है तो उसका पैर बालू में धंसने लगता है। जैसे हम बात करते हैं, कोई भी व्यक्ति है, जैसे हम ही मान लो, हम यदि बालू के ऊपर खड़े हैं, जो पोली मिट्टी है उस बालू के ऊपर जब खड़े रहते हैं तो हमारा जो पैर जो है वो उस मिट्टी के अंदर क्या होता है? धंसने लगता है। ठीक है, अब जब मिट्टी के अंदर धंसेगा तो थोड़ी गहराई तक वो धंस जाता है, तो थोड़ा थोड़ा वो गहराई के अंदर धंसेगा। क्यों धंसता है? लेकिन वही व्यक्ति जब बालू पर लेटा होता है, ऊपर जब रहेगा खड़ा, तो पैर धंस जाएंगे। अब वही व्यक्ति जब उस बालू के ऊपर लेट जाता है तो उस स्थिति में उसका शरीर जो है वो बालू में नहीं धंस पाता है, और यदि धंसता है तो वह खड़े रहने की अपेक्षा बहुत कम होता है। तो जाहिर सी बात है, खड़ा है तो पैर धंस जाएंगे, और वो लेट गया उस बालू की मिट्टी के ऊपर तो उसका जो पैर है, उसका शरीर है, वो मिट्टी में नहीं धंसता है। और यदि धंसता भी है तो वो जो है वो पैर धंसे उसकी अपेक्षा क्या होता है? थोड़ा कम ही धंस पाता है। अब दोनों स्थिति में शरीर का जो भार जो है वो समान रूप से किसके ऊपर रखता है? भूमि के ऊपर रखता है। भार तो समान ही है, चाहे वो खड़ा हो चाहे लेट के धंसो, लेकिन फिर भी ऐसा हो पाता है कि खड़ा व्यक्ति का पैर ज़्यादा धंस पाता है और जो व्यक्ति लेटा हुआ है उसका शरीर कम धंस पाता है। इसके पीछे कारण क्या है? अब इसमें देखना है कि जब व्यक्ति खड़ा रहता है तो खड़ा रहेंगे तो उस स्थिति में उसका क्षेत्रफल वो क्या होता है? कम होता है। क्षेत्रफल जब कम होगा तो हमने देखा था दाब बराबर प्रणोद बटा क्षेत्रफल, दाब बराबर प्रणोद बटा क्षेत्रफल। अब इस स्थिति में देखना, यदि क्षेत्रफल कम होगा, ध्यान से देखना, यदि क्षेत्रफल कम होता है तो दाब का मान क्या होगा? अधिक होगा, क्योंकि जब व्यक्ति खड़ा रहता है उस स्थिति में उस पैर का क्षेत्रफल एरिया कम है, इसका मतलब वो ज़्यादा धंसेगा। क्यों? क्योंकि दाब उसके ऊपर अधिक लगेगा।
और जब व्यक्ति लेट जाता है तो उस स्थिति में एरिया या क्षेत्रफल बढ़ जाता है, तो बढ़ जाएगा तो दाब का मान ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। ठीक है, तो हमें यही ध्यान रखना है। अब जब खड़ा है उस स्थिति में जो शरीर का भार है वो एक निश्चित पॉइंट पर आके लगता है, इसलिए पैर धंस जाता है। और जब लेटा है उस स्थिति में जो भार है वो फैल जाता है, यानी भार जो है वो भूमि के ऊपर ज़्यादा तरफ से लगता है, इसलिए वो कम धंस पाता है। और हम बोल सकते हैं कि पैरों का क्षेत्रफल पूरे शरीर के क्षेत्रफल से काफ़ी कम है और शरीर का क्षेत्रफल पैरों से अधिक है, और खड़े रहने की स्थिति में संपूर्ण भार केवल थोड़े से क्षेत्र से होकर बालू पर लगने के कारण लगने वाले बल का दबाव या दाब काफ़ी बढ़ जाता है, और अधिक दाब के कारण जो पैर है वो बालू में धंस जाते हैं। तो ये आपको इसमें कुछ बातें हैं वो ध्यान में रखनी है। जबकि लेटने की स्थिति में जो व्यक्ति है उसका भार होगा, जब व्यक्ति लेट जाता है तो उस स्थिति में व्यक्ति का भार पूरे शरीर के क्षेत्रफल अथवा बड़े भाग में बंटकर, तो या तो पूरे शरीर का या काफ़ी बड़े भाग में बंट जाता है, और बट के कहाँ पे पड़ता है, बालू पर लगता है, जिससे लगने वाले बल का दाब ज़्यादा क्षेत्र में फैल कर कम क्षेत्र में फैल जाता है। अब देखो जो दाब है एरिया बढ़ गया यानी क्षेत्रफल बढ़ गया, तो दाब का मान ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाता है। तो दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और दाब कम होने के कारण लेटने की स्थिति में शरीर का भाग है या पूरा शरीर है वो बालू में क्या होता है, कम ही धंस पाता है। तो ये दोनों स्थिति जो है वो आपको इसमें ध्यान में रखनी है। अब अगला पॉइंट है दाब, प्रणोद तथा क्षेत्रफल में संबंध। अगला पॉइंट होगा दाब, प्रणोद तथा क्षेत्रफल में संबंध। तो दाब, प्रणोद और क्षेत्रफल में किस प्रकार से संबंध ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने देखा था दाब बराबर प्रणोद बटा क्षेत्रफल, क्या होगा, प्रणोद बटा क्षेत्रफल। तो इस परिभाषा से स्पष्ट है कि दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम लिख सकते हैं कि दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, पहली स्थिति। और क्षेत्रफल बढ़ने से दाब कम होगा और क्षेत्रफल कम होने से दाब बढ़ेगा। तो दाब यदि बढ़ रहा है इसका मतलब क्षेत्रफल कम होगा, और यदि क्षेत्रफल बढ़ रहा है इसका मतलब दाब क्या होता है, कम होता है। और दाब जो है वो किसके समानुपाती होता है, बल के, या हम बोल सकते हैं प्रणोद के। यदि प्रणोद अधिक होगा तो दाब भी अधिक होगा, और यदि प्रणोद का मान कम होता है तो दाब का मान भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, कम होता है। अब उसके बाद में एक दो उदाहरण देखते हैं। अगला है हमारा, क्या कारण है कि ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल या दौड़ पाता है। तो इसके पीछे क्या कारण है उसके बारे में हम देखेंगे। तो क्वेश्चन हमारा है, क्या कारण है कि ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल तथा दौड़ सकता है। क्या कारण है कि ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल तथा दौड़ सकता है। ऊंट जो है वो आसानी से रेगिस्तान में किस प्रकार से चल सकता है और किस प्रकार से दौड़ सकता है। तो हमें पता है
सबसे पहले ऊँट के जो पंजे होते हैं, ऊँट के पंजे चौड़े होते हैं। तो पहली स्थिति आपको ध्यान में रखना है, ऊँट के पंजे क्या होंगे, चौड़े होंगे। और जब चौड़े हैं इसका मतलब क्षेत्रफल बढ़ने से दाब कम होगा। तो जब पंजे चौड़े होंगे तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, और क्षेत्रफल बढ़ेगा तो क्या कम होगा, दाब कम होगा। तो यही तो हमने देखा था कि जब क्षेत्रफल बढ़ता है तो दाब क्या होगा, कम होगा। और पंजे चौड़े होने के कारण ऊँट के शरीर का वजन ज़्यादा क्षेत्रफल में बढ़ जाएगा। अब पंजे चौड़े होंगे तो ऊँट के शरीर का जितना भी वजन है वो ज़्यादा क्षेत्रफल में बढ़ जाएगा, और जब ज़्यादा क्षेत्रफल में बढ़ जाता है उस स्थिति में ऊँट के वजन के कारण बालू पर पड़ने वाला दबाव कम होगा, तो दाब क्या होगा, कम होगा। और जब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, दाब कम होगा, उस स्थिति में जो बालू पर दाब कम होने के कारण ऊँट का पैर ज़्यादा रूप से या ज़्यादा अंदर नहीं धंसता है, इसलिए वह रेत में आसानी से चल सकता है। फिर से देखना कि ऊँट के जो पंजे होते हैं चौड़े होते हैं, चौड़े होंगे तो ऊँट के शरीर का जितना भी वजन है वो ज़्यादा क्षेत्रफल में बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, और क्षेत्रफल में जब वृद्धि होगी तो शरीर का वजन ज़्यादा क्षेत्रफल में बढ़ जाने के कारण शरीर के द्वारा लगने वाला दाब क्या होगा, कम होगा। और जब दाब में कमी होगी उस स्थिति में ऊँट जो है वो रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है। तो ये आपको एक कारण ध्यान में रखना है, ठीक है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि लोहे के कील का एक सिरा नुकीला, एक सिरा नुकीला तथा दूसरा सिरा चौड़ा होता है। तो लोहे की जो कील होती है उसका एक सिरा नुकीला और दूसरा चौड़ा होता है। अब देखना उसमें वही कारण है कि जो निकुला सिरा होता है, उस निकुला सिरा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा। और जब क्षेत्रफल कम होगा तो उस सिरे के द्वारा दाब अधिक लगेगा, क्योंकि जब एरिया कम हो जाएगा तो दाब अधिक लगेगा, इसलिए कील जो है वो आसानी से लकड़ी के अंदर ठोक दी जाती है। इसी प्रकार दूसरा जो सिरा होता है वो चौड़ा होता है। अब चौड़ा इसलिए होता है क्योंकि जब इसके ऊपर प्रहार किया जाता है जिससे वो मुड़े नहीं, इसलिए उसका जो एक सिरा चौड़ा होता है और दूसरा निकुला होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि लोहे की कील का जो निकुला सिरा होता है वो दीवार और लकड़ी में छेद कर गाड़ने के लिए होता है, जबकि कील का चौड़ा वाला सिरा कील ठोकने के समय हथौड़ी के प्रहार करने के लिए किया जाता है। निकुला तो कील को दीवार में गाड़ने के लिए काम में आता है, और जो चौड़ा है उसके ऊपर हथौड़ी से प्रहार करने के काम में इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। हम जानते हैं कि क्षेत्र बढ़ने से दाब क्या होगा, कम होगा। क्षेत्रफल बढ़ेगा और दाब क्या होता है, कम होता है। ये संबंध हमने पढ़ा था। और क्षेत्रफल के कम होने से दाब बढ़ता है। जब कील के चौड़े वाले सिरे पर हथौड़े से प्रहार किया जाता है तो कील का दूसरा सिरा जो नुकीला है के काफ़ी अधिक दाब कम क्षेत्रफल लगता है। तो चौड़े के ऊपर दाब अधिक लगा रहे हैं तो उस सब दाब का मान उस नुकीले क्षेत्रफल पर क्या होता है, अधिक लगता है। और कम क्षेत्रफल अधिक दाब पड़ने के कारण कील आसानी से दीवार या लकड़ी के अंदर घुस जाती है। तो जितना कम क्षेत्रफल है उसके ऊपर दाब लगता है तो जो कील है वो दीवार के अंदर आसानी से या लकड़ी के अंदर आसानी से क्या होती है, घुस जाती है या अंदर चली जाती है। और यही कारण है कि कील का एक सिरा नुकीला और कील का दूसरा सिरा क्या होता है, चौड़ा बनाया जाता है। तो इस प्रकार जो है वो आज की इस वीडियो में हमने जो जाना वो प्रणोद क्या होता है, दाब क्या होता है, उसकी मात्रा के बारे में हमने जाना, उसकी व्याख्या को हमने उदाहरणों के द्वारा समझा। उसी के साथ साथ हमने दाब, प्रणोद और क्षेत्रफल की निर्भरता, और उसी के साथ साथ हमने दो उदाहरणों के द्वारा इसको समझा कि ऊँट है वो रेगिस्तान में बिना धसे
आसानी से कैसे चल सकता है, और इसी के साथ जो कील है उसका एक सिरा नुकीला होता है और दूसरा सिरा चौड़ा होता है, वो क्यों बनाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, उसके बारे में हमने इस वीडियो के अंतर्गत जाना। अगला जो होगा उस वीडियो में हम जो है उत्प्लावकता से रिलेटेड कुछ बातें हैं उसको जानने का प्रयास करेंगे, और कुछ न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चन है उसको हम हल करने का प्रयास अगले वीडियो के अंतर्गत करने वाले हैं।